ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड IVF डे आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर उमेश एन जिंदल जी के साथ, जो कि एक डायनामिक प्रोग्रेसिव लीडर हैं और उनके पास 35 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है इनफर्टिलिटी की फील्ड में। वह चंडीगढ़ की एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उमेश एन जिंदल जिंदल IVF चंडीगढ़ के डायरेक्टर हैं। शी वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट specialized in fertility services in Chandigarh, including assisted reproduction techniques such as IUI, IVF and ICSI। हजारों निसंतान दंपतियां उनकी इन टेक्निक से संतान सुख की प्राप्ति कर चुकी हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए डॉक्टर उमेश एन जिंदल जी ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर उमेश एन जिंदल जी के साथ। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड IVF डे आज हम हैं डॉक्टर उमेश जिंदल जी के साथ, जिन्होंने पायनियर हैं, जिन्होंने आज तक हज़ारों की गिनती में IVF के साथ संतान सुख की प्राप्ति उन बेलाद जोड़ों को की है जो हिंदुस्तान में है। सारे वर्ल्ड में जो लोग हैं उनको इन्होंने बहुत बड़ा ये सेवाएं दी हैं। डॉक्टर उमेश जी, स्वागत है आपका हमें समय देने के लिए, और ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड IVF डे हम आपको बधाई देते हैं जी। धन्यवाद। ये कहना चाहूँगी कि IVF जो फर्स्ट IVF हुआ था वो 78 में हुआ था और उसको अब ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले हैं। तो नाउ इट इज़ नो मोर न्यू टेक्नोलॉजी, अब ये एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है और दुनिया में ऑलमोस्ट 2 से 3% बच्चे जो हैं स्पेशली एडवांस्ड कंट्रीज़ में IVF के थ्रू पैदा हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका वगैरह या इंडिया के भी कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उन लोगों को इस टेक्नोलॉजी का अभी एक्सेस नहीं है, उनके पास ये सुविधा नहीं है। बट आई एम श्योर धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। हमारा भी सेंटर काफ़ी पुराना है। हमने अपना IVF शुरू किया था 94 में और 96 में हमारी पहली बर्थ हुई थी। उसके बाद से लेके हम हर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इन 50 वर्षों में IVF बहुत डेवलप हो गया है, टेक्निक्स बहुत डेवलप हो गई हैं, इतनी नई टेक्निक्स आ गई हैं जो बहुत सक्सेस रेट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर एबल टू सर्व द कम्युनिटी विद दिस टेक्निक। जैसा उस समय जब आपने 96 में शुरू किया, क्या कहना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी वाले लोग तो अपने आप को तब छुपाते थे और हमेशा ये रहता था कि नहीं फीमेल, और जैसे आप लोगों ने लोगों को काउंसल किया कि नहीं भाई ये दोनों की प्रॉब्लम है, और आपने मेल इनफर्टिलिटी वाले भी आज तक हज़ारों निसंतान दंपतियों में से जो मेल पार्टनर हैं उनके भी ट्रीटमेंट करके आज उनको नई ज़िंदगी, चाहे स्पर्म काउंट नील है चाहे कम है, उनको भी एक नई ज़िंदगी दे चुके हैं आप। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। उस टाइम पे एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था सोसाइटी का भी, स्पेशली थोड़े से लेस एजुकेटेड फैमिलीज़ में या गांवों के लोगों का। बट अब इंक्रीजिंग एजुकेशन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, लोगों को अब एक्सेस है हर चीज़ का, इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड हो रही है और आप जैसी चैनल्स भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो मेल इनफर्टिलिटी अब एक्सेप्टेबल हो गई है और बहुत मेन दे कम फॉरवर्ड फॉर टेस्टिंग एज वेल एज कोऑपरेट करते हैं वाइफ के साथ, अंडरस्टैंड करते हैं कि इट्स नॉट हर फॉल्ट, it's just infertility is just like any other medical problem which may occur to anybody। जैसा ये सेंटर जो उन लोगों के लिए जो 2-2, 3-3, 4-4 बार फेलर होते हैं, जो बिल्कुल ही हार चुके होते हैं, उनको भी यहाँ पर आकर एक तो गॉड गिफ्टेड है कि जो जिंदल में आ जाता है तो वो भगवान का भी यहाँ पर थोड़ा सा है कि वो केसेस हैं जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो भी यहाँ पर टैकल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉलो करते हुए आपके पुत्र वधू जो डॉक्टर शीतल है, उन्होंने भी आपका रूप ही, जैसे उनको लगता, लोगों को लगता है कि मिन्नी जो है उमेश जिंदल आ गई है, और वो भी उसी तरह से वो नई और टेक्निक के लेकर आई, आपका एक्सपीरियंस और वो दोनों चीज़ें मिलकर
यहाँ पर भगवान की कृपा से जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। आपकी बात ठीक है। एक्चुअली हम लोग हर एक केस पे बहुत मेहनत करते हैं। जो स्पेशली इम्प्लांटेशन फेलियर के लोग होते हैं उनके टेस्ट भी किए जाते हैं, हर तरह का कोशिश की जाती है कि अगर कोई कारण पता लग सकता है तो पता लगे, और अगर नहीं भी कारण पता लगता तो आजकल जो न्यू टेक्निक्स हैं, PGTA है, एम्ब्रियो है, हैचिंग है, और कई ऐसी टेक्निक्स हैं जो स्पर्म सेपरेशन की टेक्निक्स हैं, मेल पार्टनर के ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो इन चीज़ों से सक्सेस रेट काफ़ी इम्प्रूव होता है। जैसे हम ऊस एग फ्रीजिंग की बात कर लें, हम लोग एग फ्रीजिंग की बात कर लें, ये एक ऐसा सेंटर है जो पॉइनियर है, जिसने हर चीज़ को कोशिश की है कि यहाँ नई से नई मशीनरी सबसे पहले आए। जैसे जैसे टाइम बीता जाता है, 1996 से 2026 आ गए, लेकिन जिंदल मैडम अभी भी आप हर कॉन्फ्रेंस, हर जगह पर, यहाँ भी आपको लगता है कि कुछ भी सीखना है, कुछ भी मेरी नॉलेज में इंक्रीज होगा, आप वहाँ पर जाते हैं, चाहे वर्ल्ड में किसी भी हिस्से में हो। और इसलिए ये जो सेंटर है वो आगे आगे बढ़ रहा है, और इसमें मशीनरी है जो नई नई, जो भी वर्ल्ड की नई चीज़ आती है, जो भी नई टेक्निक आती है, यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ, वो है। देखिए, अपने आप को अप टू डेट तो रखना ही पड़ता है, और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, नॉलेज भी गेन करनी पड़ती है, और जाना भी पड़ता है। अभी मैं इसी महीने लंदन एक ईशरे कॉन्फ्रेंस होती है जो यूरोपियन सोसाइटी की है, जो पूरे वर्ल्ड के उसमें डॉक्टर्स आए होते हैं, वो अटेंड करके आई हूँ। और अक्टूबर में मुझे फिर USA जाना है, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की एक कॉन्फ्रेंस है। वहाँ पे एक छोटा सा मेरा राउंड टेबल डिस्कशन भी है, मतलब एज ए फैकल्टी जा रही हूँ मैं वहाँ पे। तो ये तो करना ही पड़ता है, उसके बिना तो आप सिर्फ उसी नॉलेज में रह जाते हैं जो आपने गेन की है। आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू गो आउट एंड गेट टू नो द न्यू थिंग्स। जैसे एक ऐसा सेंटर और एक ऐसी उमेश जिंदल जिसने अपने जैसे कभी अपना ज्ञान जो छुपाया नहीं है आज तक, मेरा ख्याल है कि पंजाब, हिंदुस्तान ही नहीं, बहुत सारे जो बाहर के डॉक्टर्स हैं उनको भी आपने सिखाकर आज फ्लाई कराया है। आप चाहते हैं कि ये जो आप में टैलेंट था, आपने उस टैलेंट को आगे बांटा है। आपने यहाँ पर, हमने देखा कि कितने डॉक्टर्स यहाँ से सीख कर आज वो एक बड़े बड़े सेंटर्स अपने खोले बैठे हैं, और वो सारा क्रेडिट है जो डॉक्टर साहब आपको ही देते हैं। और हमेशा उनको ये रहता है कि नहीं, जिंदल मैडम ने हमें जैसे हाथ पकड़कर सारी चीज़ें सिखाई हूँ वैसे सिखाई हैं। हाँ, देखिए, मैं इस बात का विश्वास करती हूँ कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ चली जाएगी। धन दौलत पैसा है आपके साथ नहीं जाएगी, पर यहाँ पे किसी के काम तो आएगी। पर नॉलेज अगर आप नहीं बांटोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप एक्सी की हम बात कर लें, हम लोग टीसा मिसा की बात कर लें, क्या और क्या नई टेक्निक्स हैं जो आजकल आप यहाँ पर जो है वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्निक्स हैं? प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है, और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग में स्पेशली जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, जो अनुवांशिक डिजीज़ हैं या फैमिलीज़ में चलती हैं, जैसे थैलासीमिया है, डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, स्पाइनल एट्रोफी है, और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, सिकल सेल एनीमिया है, और हीमोफीलिया है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन जनरल कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। पेशेंट्स को सबसे पहले ये शौक लगता है कि हमारी तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, ये बच्चे में कहाँ से आ गया। तो वो दोनों पेरेंट्स में एक एक रिसेसिव जीन जिसको हम कहते हैं, या आधा जीन, आप एक आधा पार्ट जीन का होता है, आधा में वाइफ में आधा हस्बैंड में, और अगर वो बच्चे में पूरा आ जाए तो बच्चे को वो डिज़ीज़ हो सकती है। ऐसे केसेस में हम एम्ब्रियोज़ को टेस्ट करके उस एम्ब्रियो जिसमें वो पूरा जीन आए हो उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते और नॉर्मल जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह से हम उस जीन को फैमिली से ही एलिमिनेट कर सकते हैं, आगे की जनरेशन्स को सेव कर सकते हैं। नॉट ओनली कि वो बच्चा सेव हो जाता है, आगे की जनरेशन्स को भी सेव कर सकते हैं।
जैसा कैंसर के वो पेशेंट्स जिनको लगता नहीं था कि हम लोग आगे माँ बाप बन पाएंगे, आपने उनको भी नई जिंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज़ अ ग्रेट बून। उन लोगों के स्पर्म मेल्स के तो काफ़ी आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो थोड़ा इजी होते हैं कलेक्ट करना, और फीमेल्स के भी आते हैं, उनके भी एग्स हम कर लेते हैं, यंग फीमेल्स के। बट द मेन थिंग इज़ कि ये सब केमोथेरेपी से पहले होना चाहिए, क्योंकि केमोथेरेपी से स्पर्म और एग पे असर पड़ता है, चाहे कितनी भी सेफ हो, बट स्टिल चांस होता है कि इस पे असर पड़ सकता है। तो जो मेन चीज़ है, जो अवेयरनेस फैलाने वाली है, वो कि कीमोथेरेपी से पहले ये प्रिजर्वेशन होना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं, काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, और काउंसलिंग में कई बार वो लोग जैसे साल ही हुआ होता है मैरिज को, वो बेचारे थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं, पहले मैरिजेज आजकल लेट हो रही हैं, तो जैसे आप उनको काउंसल करते हैं, कई बार सिंपल रीज़न होते हैं और दे कैन सी डेफिनेटली इट हैज़ टू बी। कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं या सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हस्बैंड वाइफ में होती हैं। द कॉमनेस्ट रीज़न आजकल बिजी लाइफस्टाइल है, या अलग अलग रहते हैं कपल्स को, कोई दिल्ली रह रहा है और वो आपस में मिल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली हम लोग वेट करते हैं अनलेस कोई एज फैक्टर है। अगर वाइफ की एज हमें लगता है कि एडवांस हो जाएगी और हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम एक्शन लेते हैं। मैसेज रहेगा आपका जो यंग ब्लडेड इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका कि कैसे आजकल जैसे बिजी लाइफ्स हैं, जैसे आपने बोला, और लेट मैरिजेज हैं, तो किस चीज़ का ध्यान रखना? पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रही है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक हेल्दी फादर और हेल्दी मदर बन जाए? देखो, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के अंदर आ जाती हैं। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, कहना आसान है, बट मतलब क्या है? लाइफस्टाइल में एक आपका एक्टिव लाइफस्टाइल, दूसरा आपका वर्किंग आवर्स, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं, वो बनाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हम इतना काम करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं अपने लिए। तो कहीं ना कहीं वो कितने भी बिजी हों, अपने लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है सबको, अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में हम वो करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। दूसरा जो है, खाने पीने का ख्याल नहीं करते हैं और वेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि आजकल मोस्टली जो अब सिटिंग हैं, ट्रैवल के बहुत सारे साधन हो गए हैं, तो वेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मेल और फीमेल दोनों में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले तो लेट मैरिज होती है, और फिर प्रेगनेंसी भी लोग लेट प्लान करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि एज निकल जाएगी तो मुश्किल आएगी। तो इसलिए अब मैं क्या कहती हूँ कि जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है वो प्रैक्टिकली 18 to 35 ईयर्स था, 15 से 17 साल था। आजकल शादी 30 साल पे होती है, तो 5 साल का रह गया है। अब उस 5 साल में भी अगर टाइम वेस्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। डॉक्टर साहब, एनआरआईज की ये पहली पसंद है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो बाहर से अभी भी टाइम ले रहे हैं, नवंबर दिसंबर का, वो तो आपका बहुत ही फुल पैक्ड रहता है सीजन, क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो एनआरआईज का बेसिक 3-4 रीजंस हैं जो एनआरआईज यहाँ पे आना चाहते हैं, स्पेशली जो इंडिया से गए हुए हैं और बाहर उन्होंने अपनी मतलब वहाँ रहना शुरू कर दिया है। एक तो वहाँ पे रेट्स बहुत हाई हैं, तो इतना कॉस्ट इंडिया में वहाँ से कम 1/4 दाम पे या 1/5 कॉस्ट पे केस हो जाता है। दूसरा जो है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती आजकल, तो वहाँ पे भी हेल्थ सिस्टम जो है वो इतने बर्डन हो गए हैं कि वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती हैं। लोग 6-6 महीने, साल एक अपॉइंटमेंट के लिए भी तरस जाते हैं। तो इसलिए, जबकि इंडिया में उस तरह का नहीं है, यहाँ पे फ्री मार्केट है, और स्पेशली आईवीएफ सेंटर्स अच्छी क्वालिटी के अब बहुत आ गए हैं, तो एनआरआईज को गुड क्वालिटी की अच्छी सर्विस यहाँ पे ऑन डिमांड मिल जाती है, तो डेफिनेटली दे गेट अट्रैक्टिव। प्लस उनको जो फैमिली एनवायरनमेंट है, एक फेमिलियर एनवायरनमेंट है, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग डॉक्टर्स होते हैं, तो और फैमिली सपोर्ट। कई बार ये स्ट्रेसफुल
ट्रीटमेंट होता है आईवीएफ का, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। डॉक्टर साहब, योर एन इंस्टीट्यूशन, आपका हमें समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और भगवान करे कि हम लोग जब भी आपसे बात करना चाहें और लेट बात करें, क्योंकि आपके पास टाइम जो है ऐसे ही आप बिज़ी रहें। और हम देख रहे हैं सुबह की एनर्जी, आप अभी सुबह आए हैं और पूरी फुल एनर्जी के साथ, और सारा शेड्यूल जो है जो ऐसे ही हमारी बहन की जो एनर्जी है वो हाई रहे, और 30 इयर्स का ये पुराना आईवीएफ सेंटर और आगे बढ़े। और शीतल में भी वही, जैसे वो मिन्नी बोलने लग गए हैं कि मिन्नी में शागी है, और उसमें ताकत आए। आपका हमें समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।